हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। बेसिकली हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन के ओरिएंटल क्लास एक दिन पहले डिस्कस किया था एंड अब हम लोग एक्चुअली जो लेक्चर सीरीज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि बिफोर व्यूइंग दिस लेक्चर यू मस्ट गो विद द ओरिएंटल क्लास, बिकॉज वहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होगी अबाउट द प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल एज क्या कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था मल्टीलेटरल का क्या मतलब होता है, बायलेटरल का मतलब क्या हुआ। साथ ही साथ जब हम नेबरहुड रिलेशन के साथ डिस्कस करेंगे तो नेबरहुड रिलेशन में कौन कौन से मुद्दे डोमिनेट करते हैं, इन सब के बारे में हमने बताया था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दैट आई एम वांट टू से कि आपका क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इम्पैक्ट पूछा जाता है कि कोई एग्रीमेंट हुआ तो क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। एंड मल्टीलेटरल लेवल पर जैसे G20 हो गया, SCO हो गया, तो ये एनुअल बेसिस पे समिट होते रहते हैं। तो क्या डिस्कशन निकला, किन मुद्दे पर सहमति बनी, कैसे ये भारत को बेनिफिट करेगा, तो इस एंगल से आपको सोचने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास देखने के लिए आपको यूँ कह सकते हो कि दबाव दे रहा हूँ, सो दैट आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए जो यूपीएससी ने पूछा है। देखो, जिस चीज़ के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो उस चीज़ में घुसना ही पड़ेगा, ये तो एक्चुअल बात है। उसी प्रकार से अगर आपको मेंस में अच्छा करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट कि आप मेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख लो। ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस वे में हमें तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ताकि आप एक सही दिशा में आगे बढ़िए और आपका कम मेहनत लगे, रेदर कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही एफर्ट करो लेकिन वो एफर्ट एफर्टलेस हो जाए आपके लिए, भले ही आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो। तो ये बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव जो मुझे बतानी थी। और दूसरी बात ये कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट। एंड हम इसी प्रकार से आपके लिए नई नई वीडियोज लाते रहेंगे। आपका कॉपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरिंग इज केयरिंग। लगे रहिए, दम दम तरीके से, एकदम हिम्मत के तरीके से आगे बढ़िए, ताकि आपने जो सपने देखे हैं वो सपने पूर्ण हो और आपकी मेहनत आपको फल जरूर देगी। लगे रहना है। ठीक है, एक पॉजिटिव नोट के साथ हम शुरुआत करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। तो जब हम बात करते हैं नेबरहुड रिलेशन तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि नेबरहुड का मतलब क्या होता है। तो जब हम नेबरहुड की बात करते हैं तो आपको एक अजब सा पिक्चर बन रहा होगा। तो लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट कि यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जैसे आप एक जगह पर रह रहे हो। ठीक है, अब आप एक जगह पर रह रहे हो जिस जगह पर आपके कुछ पड़ोसी हैं। पड़ोसी तो होती है भाई साहब जिस जगह पर रह रहे हो। तो एक बात बताइए, आप यहाँ पर हो, आपके पड़ोसी इधर उधर सट के रह रहे हैं, एकदम 4-5 घर एकदम मस्ती से बना के रह रहे हैं मज़े में। लेकिन आप बताओ आप कि अगर इन सब के बीच अगर रिलेशन पॉजिटिव रहेगा तो आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप जो है इन सब के साथ दोस्ती कर सकते हो, आप इन सब के साथ शेयरिंग कर सकते हो, फैमिली ग्रुपिंग हो सकता है, साथ ही साथ एक प्रकार से मिलकर कहीं जा सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। ये सब चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन कल्पना करिए कि आप एक जगह पर हो और आपके जो फैमिली, आपके जो नेबर्स हैं, पता चला लड़ाकू निकल गया, झगड़ते रहते हैं दिन भर, पीस नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी छोटे छोटे मुद्दे पर भिड़ जाते हैं, तो क्या आपको स्टेबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी। आप भी परेशान हो जाओगे, तंग हो जाओगे। तो यही सिस्टम तो इंटरनेशनल लेवल पर भी चलता है। इंडिया एक अलग देश है और उसके जो पड़ोसी देश है वो आसपास में मौजूद है। ठीक है, 8 पड़ोसी देश हैं, जैसे आपका पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये सब आपके पड़ोसी देश है। अब इन सब के साथ अगर रिलेशन पॉजिटिव रहता तो भारत जो है एकदम मस्त तरीके से आगे बढ़ता। क्यों? भारत को डिफेंस में उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत जो है ट्रेड एंड रिलेशंस अच्छे कर सकता था, कॉमर्स रिलेशन अच्छे कर सकता था, काफ़ी ज़्यादा स्कोप थी भारत और इन देशों के बीच। लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज रिलेशंस अच्छी नहीं रही।
एक तो ये कि बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा है हमारे और पड़ोसी देश के बीच, चाहे नेपाल ले लो, पाकिस्तान ले लो, चाइना ले लो, तो रिलेशन अवश्य में ही खटास आ जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम लोग ने कहीं ना कहीं, यानी कि जो ओवरऑल साउथ एशियन कंट्रीज की बात कर ले तो सोशलिस्ट विचारधारा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास रखते रहे हैं शुरुआती दौरों में, इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं हो पाए, डिस्पाइट कि हमारे कल्चरल और जो आपके रिलीजियस सिमिलरिटीज देखने को मिलते हैं फिर भी। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये हमने आपको बेसिक बैकग्राउंड बताया, और साथ ही साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण आप देख लो कितनी ज़्यादा खर्चा होती है ना, डिफेंस एक्सपेंडिचर करना पड़ता है कि नहीं। अगर सोचो कि डिफेंस में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर भारत सरकार को करना पड़ता है, अगर ये सब मुद्दे नहीं रहते तो आज ये सब पैसे कहाँ खर्च होते, डेवलपमेंट में खर्च होते। ठीक है, एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, कॉमर्स, सबको मजबूत करने में हम ये खर्च करते, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यू हम अटक जाते हैं, हमारे पैसे आलतू फालतू में ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, पता चला भर भर के हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदनी पड़ती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉर्डर एरियाज। ठीक है, सर्वेलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बताओ, उतनी बर्फबारी में जाके हमारे सैनिक वहाँ पर खड़े होते, तैनात रहते, बॉर्डर की निगरानी करनी पड़ती है कि नहीं है। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है हमारे नेबरहुड का इंडिया पर। तो इस एंगल से आपको सोचना जरूरी है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़िए मज़ेदार तरीके से, कि हाँ आप ऐसा लगे कि आप अ, अपने आपको लिंक कर सको, जैसे हमने हाउस होल्ड का एग्जांपल दिया था, आप लिंक कर सकोगे कि हाँ भाई साहब एक तो बड़ा पर्सपेक्टिव अल्टीमेटली कहा जाए तो ऐसा ही है। तो इसीलिए आपको मज़ेदार तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है आपकी स्टडी को, ताकि आपको अच्छा लगे, बोरिंग ना लगे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हम नेबरहुड के साथ रिलेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो भारत का मैप ना देखे ऐसा हो नहीं सकता। और इंटरनेशनल रिलेशन पर जब भी आप क्वेश्चन डील करोगे या लिखोगे मेंस में, याद रखना है आपको भारत का मैप और वर्ल्ड मैप बनाने आना चाहिए, ताकि आप तुरंत लिख सको। जैसे हम भारत का मैप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम, ऐसे करके जो भी है हम भारत का मैप बना सकते हैं, है कि नहीं है। तो ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन में ज़रूरी होता है। जैसे इंडो पैसिफिक पर क्वेश्चन आ जाएगी, तो वहाँ पर आपको मैप बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक मैप बनाया था, आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मैप बनाई है, तो अल्टीमेटली इंडो पैसिफिक को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका इंडो पैसिफिक हो जाएगा। तो ऐसे आपको मैप बनाने आने चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा मैप पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैप पर मतलब भारत का मैप देखते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा क्लियरिटी आए कि क्या क्या मुद्दे हैं हमारे नेबरहुड में। ठीक है, तो लेट्स कम टू द मैप फर्स्ट। ये देखिए मैंने आपके लिए मैप लेकर आया। तो ये हमारा प्यारा भारत है, आपको भी दिख रहा है ना, ये हमारा प्यारा भारत है। उसके साथ कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है, चाइना है। ठीक है, चाइना का जो आपका एरिया है वो सटता है। और इधर आप देखिए, ये आपका नेपाल है, ये आपका श्रीलंका है, ये आपका म्यांमार है, और ये आपका पाकिस्तान है, और अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान ये एरिया डिस्प्यूटेड है, इस मैप में बेसिकली दिखाया नहीं गया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा जगह सटता है। और ये आपका पीओके है बेसिकली, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एरिया भी आपका अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो एक्चुअली है तो इंडिया का, लेकिन अभी फ़िलहाल चाइना के कंट्रोल में है। तो आप देख लो कितनी ज़्यादा डिस्प्यूट है। ठीक है, तो हमारा जो देश है, किन किन देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है आपको ही पता है। आज बॉर्डर डिस्प्यूट होने के कारण ही ये मैप जो है आपको ऐसा दिख रहा है। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होता तो दे बेसिकली ये पूरा आपका रीजन इंडिया का है ना, ये पूरा। तो ये हम देखते हैं, तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, सर क्रीक वाला जो रीजन है एक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आपका जम्मू एंड कश्मीर को लेकर इश्यू रहती है, ठीक है, जिसके कारण आपका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म सब देखने को मिलता है। आपको पता है एक 1948 में पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद सर्टेन एरिया जो है जिसको
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोग कहते हैं, वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में, तो तब से ही आपका डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो आपका अक्साई चीन वाला रीजन है, अभी फिलहाल ये चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया का ही पार्ट है। उसके बाद नेपाल के साथ भी हमारा कुछ एरिया पर डिस्प्यूट है, काला पानी, लिम्पी अधूरा, ये सब एरिया पर डिस्प्यूट है ना। उसके बाद बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट था, लेकिन चलो थैंक गॉड कि ये सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब देखो बांग्लादेश के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हो गए। अगर ये भी बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो फिर बांग्लादेश के साथ रिलेशन भी खटास रहते। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। और म्यांमार के साथ तो चलो रिलेशन ठीक ठाक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज बॉर्डर डिस्प्यूट्स, हमारे जो रिलेशंस हैं ना, पॉलिटिकल रिलेशंस खास करके, वो अच्छे नहीं हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज बैड पॉलिटिकल रिलेशंस, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस को भी अफेक्ट करते हैं, हमारे सोशल रिलेशंस को भी अफेक्ट करते हैं। पीपल टू पीपल टाइज नहीं होता, हम लोग के बीच ट्रस्ट डेफिशिट है, तभी हम लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, टीवी फोरम फारी हो जाता है, ये भी आपने सुना होगा। फोरम तारी, फोरम फारी नहीं। तो ये सब हमने देखा। तो होप यू अंडरस्टूड बेसिक पर्सपेक्टिव कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रवचन देने के बाद अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वही बताया गया कि जो साउथ एशियन रीजन है, ये पूरा आपका क्या है, साउथ एशियन रीजन। ठीक है, साउथ एशियन रीजन बिकॉज ये साउथ एशिया में लाई करते हैं, और सार्क आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये है, तो ये जो आपका साउथ एशियन रीजन है, जिसमें आपके 8 कंट्रीज आ जाते हैं, और इंडियन ओशियन रीजन, ये मत फॉरगेट करिएगा, इंडियन ओशियन रीजन भी आता है, ये जो इंडियन ओशियन रीजन है। ठीक है, और इंडियन ओशियन रीजन का सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जो हम देख रहे हैं, रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसमें आपका इंडियन ओशियन रीजन है, और ये आपका पूरा इंडिया के नेबरहुड में आता है। और जाहिर सी बात है, इन सब देशों में आप देख रहे होंगे कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लार्जेस्ट एक प्रकार से साउथ एशिया में। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पॉपुलेशन ले लो या इकोनॉमी के साइज के टर्म्स की बात कर लो, तो इन सब देशों में से, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब देशों में से भारत का सबसे बेहतर है। तो इसलिए भारत इंडियन ओशियन में या फिर इस साउथ एशियन रीजन में एक डोमिनेंट रीजनल पावर है, और भारत इस स्टेटस को मेंटेन भी करना चाहता है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि हम रीजनल लेवल पर डोमिनेट करें, और ख़ासकर जब हमारे पड़ोसी देश इतने ज़्यादा होस्टाइल हो। तो ये सब बात है, इसीलिए भारत अपने नेबरहुड के साथ जो है वो रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है, लेकिन दिक्कत की बात वही है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद चाइना एंड नेपाल। तो ये बातें हैं, ये हमने बताई आपको। चलिए अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये जो आपका नेबरहुड पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये सब क्यों आया है? तो बेसिकली नेबरहुड के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए। क्यों रिश्ते अच्छे करने के लिए? बिकॉज अगर रिश्ते अच्छे रहेंगे तो जाहिर सी बात है पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशियन रीजन में बरकरार रहेगी। अदरवाइज जो है डिस्टर्ब्ड पीस एंड स्टेबिलिटी होने के कारण कोई भी स्थिरता नहीं रह पाएगी, और लड़ाई झगड़े, वॉर, टेररिज्म, ये सब के मुद्दे चलते रहेंगे, जो आप देखते भी हो। ठीक है, तो ये है। तो अल्टीमेटली भारत जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर आता है कि सबसे पहले, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे अपने नेबरहुड को। ठीक है, तो कोई भी अगर नेबरहुड में दिक्कत आएगी तो हम जो है उन दिक्कत को ठीक करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख लो, श्रीलंका में क्राइसिस आया तो भारत ने तुरंत मदद किया श्रीलंका को। उसी प्रकार से कोविड के सिचुएशन में आप देख लो, किसने मदद किया? चाइना तो मुंह फेर लिया था, तो इंडिया ने ही मदद किया है कि नहीं है? तो वही बात कहना चाह रहे। और दो मुख्य फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करती है इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी को, एक तो पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि बैलेंस क्या होता है। तो आप, जाहिर सी बात है,
बचपन में तराजू देखे होगे, तराजू यानी कि जो मेजरमेंट करते हैं, या फिर आपने न्यायालय में देखा होगा ये तराजू लगा रहता है जो बैलेंस करके रखता है। तो ये बात है, पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर कुछ हमारे जो नेबर स्टेट्स हैं, लेट से कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर आर्मामेंट कर रहे हैं या फिर आर्म्स एंड न्यूट्रिशन में डोमिनेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारत अपनी सुरक्षा बनाने के लिए बैलेंस करेगा। तो भारत भी क्या करेगा, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मजबूत करेगा ताकि बैलेंस हो सके। तो ये होता है पावर ऑफ बैलेंसिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि इसके तहत बेसिकली कुछ जो कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं नेबरहुड में देशों के बीच, तो उसका डोमेस्टिक डायमेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका वाटर शेयरिंग इश्यू है, जैसे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये डिस्प्यूट है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है आपका कि इंडिया की जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ वो प्रभावित हो सकती है। तो ये हो गया। उसी प्रकार से श्रीलंका के साथ देख लो फिशरमैन की इशू, तो ये डोमेस्टिक इशू है। या फिर तमिलियन इशू देख लो, तो ये भी डोमेस्टिक इशू है, लेकिन इसके कारण आपका जो रिलेशन है दोनों देश के बीच वो प्रभावित होता है कि नहीं। और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, वो मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि किस प्रकार से जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या फिर जो आपका डोमेस्टिक इशू है वो हमारे नेबरहुड के इंटरनेशनल रिलेशन को भी प्रभावित करती है। तो इसलिए प्रभावित करती है, आप देख सकते हो कि अगर कुछ भी आपका डोमेस्टिक इशू कन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है तो इसके कारण ओवरऑल रिलेशंस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने देखा, बस 4-5 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये आपका पॉइंट वैलिडेट होता है। तो 2-3 एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया, तीसरा वाटर डिस्प्यूट ले लो या फिर आपका तमिलियन इशू या फिर फिशरमैन इशू, ये सब है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इंडियाज नेबरहुड कि आखिरकार किस प्रकार से हमने रिलेशंस इस्टेब्लिश किए अपने नेबरहुड के साथ। तो हम ब्रिटिश काल के साथ शुरुआत करेंगे। और ब्रिटिश की हमेशा नीति रही है, देखो जब हम बात करते हैं ब्रिटिश की तो जाहिर सी बात है लंबे समय तक ब्रिटिश इंडिया में शासन किया और बहुत सारे नेबरहुड स्टेट्स पर अपना कंट्रोल जमाया। नेपाल के साथ भी अपना कंट्रोल जमाया था, म्यांमार के साथ, या फिर आप देख सकते हो अफगानिस्तान के साथ भी बहुत बार। तो अफगानिस्तान के साथ भी वॉर हुआ, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो ब्रिटिश की एक पॉलिसी जरूर रहती थी, पॉलिसी ऑफ बफर। बफर का मतलब समझते हो कि वैसा इमरजेंसी नीड में काम आएगा। जैसे यहाँ पर आपको मैप्स से समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख लो, जब आपका ब्रिटिश कॉलोनी था इंडिया, तो अल्टीमेटली ब्रिटिश को डर सताते रहता था कि रशियन इन्वेजन हो जाएगा आपका अफगानिस्तान के रास्ते, है ना। क्योंकि उस समय आपको ही पता है कि रशिया और यूएसए, या फिर यूँ कह सकते हो यूएसएसआर और यूएसए, दो डोमिनेंट पावर थी, वर्ल्ड पावर थी। तो अब ब्रिटिश और यूएस एक तरफ, तो अल्टीमेटली हमेशा थ्रेट रहता था कि रशिया या फिर अदर फॉरेन पावर्स इन्वेड कर सकते हैं हमारी इंडियन कॉलोनी को। इसलिए अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करके रखो, या फिर अफगानिस्तान में एक पपेट रूलर को बिठा दो, ताकि अगर इंडिया के पास अगर कोई खतरा आता है तो पहले ही हम सतर्क हो जाएं। क्योंकि खतरा आएगा या अटैक होगा तो किधर से होगा, अफगानिस्तान की तरफ से होगा। उसी प्रकार से अगर इधर से खतरा आता है, चाइना कह लो या फिर रशिया इधर से इन्वेट करना चाहता है, तो नेपाल एक बफर स्टेट हो गया। समझ में आया। तो इस एंगल से आपका ब्रिटिश जो है रिलेशन निभाता था, बफर वाली। यहाँ पर वही बात कही गई है, कहा गया, देख लो ब्रिटिश पॉलिसी। तो ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेबरहुड वाज डिक्टेटेड बाय इट्स नीड टू सिक्योर इट्स इंडियन कॉलोनी, कि किसी प्रकार से इंडियन कॉलोनी को नुकसान ना पहुंचे, बिकॉज इंडियन कॉलोनी एक प्रकार से उनके लिए धन वर्षा यंत्र था। इतने सारे रिसोर्स भारत के पास थे और वो एक्सप्लॉयट करता रहा और वहाँ अपने देश में पूरा प्रोस्पेरिटी इंश्योर किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ब्रिटिश ने नेपाल, अफगानिस्तान, इन सब को बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया अगेंस्ट चाइनीज एंड रशियन स्टेट्स, ठीक है। तो नेपाल का इस्तेमाल ताकि आपका
चाइनीज इन्वेड ना कर सके, या फिर आपका अफगानिस्तान था कि रशिया इन्वेड ना कर सके। तो ये सब बातें हैं। अलॉन्ग विथ इंडियन ओशियन में भी इसका अच्छा पकड़ था, प्रेजेंस था। तो ये सब इनकी ऑब्जेक्टिव थी। और जब देश आज़ाद हुआ तो आपको ही पता है, नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, और अल्टीमेटली उन्होंने वैसे तो ओवरऑल देखोगे तो न्यूट्रल पॉलिसी या न्यूट्रल स्टैंड अपनाई थी टू डील विद द इंटरनेशनल रिलेशन। और बॉर्डर सुरक्षित रहे, इनको भी एक चिंता थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन बॉर्डर पर डिस्टरबेंसेस नहीं होनी चाहिए, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इसलिए उन्होंने पंचशील पॉलिसी भी लेकर आया था। पंचशील में 5 बातें होती है: म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ द बॉर्डर्स, है ना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ये सब आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया था। ठीक है, तो नेहरू पॉलिसी ऑन पंचशील। तो इनका कहना ये था कि भाई साहब, जो भी हम नेबरहुड मेंबर्स हैं सब एक फैमिली की तरह है, और फैमिली की तरह है तो इसका मतलब रिलेशन जो है वो परस्पेरस होने चाहिए, पीसफुल होने चाहिए, ताकि हम आपस में ना लड़े, हम आपस में मजबूत रहे। एंड बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी हम ग्लोबल लेवल पर अपने आप को और अच्छा बना सके। ठीक है, तो इनका आशियन आउटलुक था, एशियन आउटलुक। वी आर वन, ना कि हम लोग डाइसेक्टेड है, डाइवर्टेड है। आज हम क्या देखते हैं, डिस्पाइट वी एज ए साउथ एशियन रीजन, वी आर डाइसेक्टेड। पाकिस्तान अपने धुन में, चाइना अपने धुन में, इंडिया अपने धुन में, और नेपाल अपने धुन में, सब अपने अपने धुन में। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता होगा एकता में ताकत होती है, लेकिन यहाँ पर एकता ही नहीं है, तो इसलिए आप देख लो ताकत भी बढ़ गया है देशों के साथ। ये है। तो फैमिली अप्रोच प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ पार्ट ऑफ वन थ्योरी। ठीक है, तो ये सब बात है। और एक आया फिर गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन बेसिकली, ये आपको पता होगा कि आई के गुजराल, आई थिंक सो, ये एक समय प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, और अल्टीमेटली ये फॉरेन एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्होंने भी रिश्ते अच्छे करने के लिए गुजरात डॉक्ट्रिन लाया, है ना। ये देख लो, आपका जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जाहिर सी बात है, पहले 2 पावर डोमिनेट कर रहे थे, डिसइंटीग्रेशन के बाद ओनली 1 पावर, दैट इज यूएसए, है ना। तो यूएसए लेड वर्ल्ड, यूएसए लेड वर्ल्ड जो है उस समय डोमिनेट कर रहा था। तो अल्टीमेटली भारत ने भी कुछ अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस किए थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल शिफ्ट, तो इंडिया सेट आउट इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो पहले इनका क्या पॉलिसी था, 2 गुट थे, यूएस एंड यूएसएसआर। तो भारत एक गुट में शामिल हो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि भारत एनएम यानी कि नॉन अलाइंड या न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाता था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, है ना, हम दोनों के प्रति न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अल्टीमेटली जो यूएसएसआर है वो तो ख़त्म हो गया, उसके बदले वैसे रशिया आ गया, लेकिन यूएसए डोमिनेट कर गया। तो थोड़ी सी पॉलिसी में चेंजेज आई। ठीक है, थोड़े से रिलेशंस वेस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज के साथ, यूएस के साथ, उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। जो भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन मेंबर्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में सुधार करने की प्रयास की गई। तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के नेबरहुड या रीजनल पॉलिसी पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो आपका गुजराल डॉक्ट्रिन था ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। गुजराल डॉक्ट्रिन, इस पर क्वेश्चन भी आया है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ देखिए आप, जो हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट डू यू मीन बाय गुजराल डॉक्ट्रिन, डज इट हैव एनी रिलेवेंस टुडे, है ना, क्या इसका रिलेवेंस है कि नहीं है। तो बेसिकली जब हम गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो जैसे 1954 में जब आपका पंचशील जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, पंचशील डॉक्ट्रिन टू डील विद द फॉर टू डील विद द नेबरहुड स्टेट्स। ठीक है, तो उसी के तर्ज पर आधारित ये आपका गुजराल डॉक्ट्रिन भी था। तो इसमें क्या था कि किस प्रकार से हम रिलेशन जो है वो अच्छे करेंगे। और नॉन रेसिप्रोसिटी, इसको समझ लीजिए। नॉन रेसिप्रोसिटी मतलब क्या है कि हम अपने नेबर देश को मदद करेंगे, डेवलपमेंटल असिस्टेंस देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। ठीक है, अगर कोई थ्रेट आए तो उनको मदद करेंगे, लेकिन विदाउट रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब कि विदाउट एक्सपेक्टिंग कि आप भी हमको कुछ दीजिएगा। ठीक है,
कि हम आपकी मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी कंपलसरी मदद करना है। तो ये होता है आपका नॉन रेसिप्रोसिटी। तो गुजराल डॉक्ट्रिन आपका एक तो पंचशील के सिद्धांतों पर ही आधारित था, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात नॉन रेसिप्रोसिटी। तो इसमें क्या था कि इन्वेस्टमेंट करिए, डेवलपमेंट करिए आसपास के रीजन में, नेबरहुड स्टेट्स में, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि बदले में कुछ रिटर्न आएगा। क्योंकि इंडिया का यह मानना था कि इंडिया अपने नेबरहुड में एक बड़ा देश है, ठीक है, रिलेटिवली मोर डेवलप्ड है, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर हो, सोशल स्फेयर हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भारत की बनती है कि वो अपने आसपास के नेबरहुड को सुरक्षित रखे, सेफ रखे, सिक्योर रखे। तो आज जो आप देखते हो प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट जो आप है कि वैसा पड़ोसी फर्स्ट है, मतलब हम सबसे पहले अपनी पड़ोसी की मदद करेंगे। तो आज भी हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाते हैं, तो वो भी सिमिलर प्रीमिसेस पर है, विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम देम। तभी तो आप देख लो इतने सारी मदद भारत ने कोविड-19 के दौरान की। तो क्या भारत ने कुछ बोला कि वैसा आप भी हमको ये दीजिए, आप भी हमको वो दीजिए, आप भी हमको ये दीजिए? नहीं दीजिए। तो वही बात है, नॉन रेसिप्रोसिटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गुजराल डॉक्ट्रिन। और याद रखिए गुजराल डॉक्ट्रिन और पंचशील, ये दो नाम आपको रट लेने हैं, है ना। और एक याद रखो पंचशील, पंचशील के जो 5 बातें थी, है ना, उसको आप रट लीजिए ताकि आप उसको आंसर राइटिंग में जब भी बायलैटरल रिलेशन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान सबके साथ डील करना हो या लिखना हो तो आप पंचशील और गुजरात डॉक्ट्रिन का नाम लिख दें। तो ये सब मैं आपको साइड साइड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका आंसर राइटिंग भी मजबूत हो। अब अगर नहीं बताता तो आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा, इसलिए बताना जरूरी था। उसके बाद चलते हैं मनमोहन डॉक्ट्रिन। मनमोहन डॉक्ट्रिन नाम से ही पता चल रहा है, एक तो मनमोहन साहब जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और काफ़ी महान इकोनॉमिस्ट कह सकते हो। और इन्होंने बेसिकली कहा कि वैसा अगर आपको देशों के साथ यानी कि नेबर पड़ोसी के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं तो सबसे पहले फोकस करिए इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनाने का, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशंस डिपेंड करिए। क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशंस डिपेंड होगा तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल तनातनी देखने को मिलती है वो बेसिकली मिनिमाइज हो सकती है, कम हो सकती है। क्योंकि ट्रेड रिलेशन सब अच्छे रहेंगे तो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, लोगों को जॉब होगी, रोजगार होगी, इनकम अच्छा होगा। तो क्यों आलतू फालतू टेररिज्म सब में लोग इंगेज होंगे, क्यों फालतू का समय लड़ाई झगड़े पर बिताएंगे? कुछ इस प्रकार की फिलोसफी थी। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर हम बोले तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कितना भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब तक ये बैलेंस नहीं रहेगा ना तो भी ये दिक्कत करेगा। जैसे आज हमारे इंडिया और चाइना के बीच में देखते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वो बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है? जो ट्रेड डेफिसिट है ना चाइना के साथ इंडिया का, $70 बिलियन से भी ज़्यादा है। $70 बिलियन आप समझते हो? वो ट्रेड डिफिसिट है। ट्रेड तो चलो $100 बिलियन पार है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट यानी कि $70 बिलियन का, तो काफ़ी ह्यूज इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना को लेकर इंडिया का है, आप देख सकते हो। तो डिस्पाइट ऑल दी बॉर्डर डिस्प्यूट इश्यूज तो चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अभी देख लो रिसेंट में तवांग क्लैश हुआ है ना, या गलवान क्लैश हुआ, ये सब एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। तवांग क्लैश, गलवान क्लैश, ताकि आप आंसर में लिखो, ठीक है। ये बात हो गई। तो मनमोहन जी जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करी, ट्रेड रिलेशंस, रीजनल इंटीग्रेशन सबको ठीक करिए। लेकिन वही बात है कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण इंडिया का रिलेशन विद बांग्लादेश एंड श्रीलंका डिटेरियोरेटेड। अब ये बातें हो गई। चलो, होप आपको ये 3-4 चीज़ें समझ में क्या क्या याद रखना है। गुजराल डॉक्ट्रिन याद रखना है, पंचशील याद रखना है, मनमोहन डॉक्ट्रिन याद रखना है, ठीक है। कहीं कहीं आप रिकमेंडेशन में लिख सकते हो कि आज के समय में हमें मनमोहन डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी अपने नेबरहुड के साथ बढ़ा सके ताकि जो आसपास के पड़ोसी देश है उनका इकोनॉमिक बेनिफिट हो और जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स या टसल हैं वो शांत हो, और हम फिर एक ब्रॉडर विजन की तरफ आगे जाएं और जो भी डिस्प्यूट्स है उसको पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी के माध्यम से सॉल्व करें। यही सब बातें हैं। अब जो भी डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट जनरली आपको देखने को मिलता है किसके साथ? पाकिस्तान और चाइना के साथ। बाकी अन्य राज्यों के बाकी अन्य जो आपके कंट्रीज है उनके साथ तो हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बना सकते हैं कि नहीं बना? वही बात है। तो उनके साथ तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो, लेकिन आप भी देख लो
श्रीलंका के साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड होता है ना, आई थिंक कि $3.6 बिलियन का ये बस। अब बताओ $3.6 बिलियन का ट्रेड, इसमें क्या ही हो जाएगा, जबकि इतना क्लोज पड़ोसी नेबर है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट सब होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ताकि इंटीग्रेशन बढ़े। तो ये सब बातें हैं। अब ये इतना डिस्कस करने के बाद चलते हैं, डिस्कस करते हैं मेजर चैलेंजेस इन इंडियाज नेबरहुड रिलेशन। और जब हम बात करेंगे मेजर चैलेंजेस, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला चैलेंजेस क्या आएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना। इसी मेजर चैलेंजेस के कारण इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स या फिर सोशल एस्पेक्ट्स हम लोग का बेहतर नहीं है नेबरहुड के साथ। ठीक है, लड़ाई झगड़े, टेंशन, है ना, ट्रस्ट अप्रिशिएट, ये सब आप देखो आम बात है। आज हम पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को एक यूँ कह सकते हो कि दूसरे नज़र से देखते हैं, जहाँ पर विश्वास ही नहीं होता कि पाकिस्तान कुछ अच्छा सोच सकता है इंडिया के बारे में, है कि नहीं है। ट्रस्ट डेफिशिट, ये सब बातें हैं। तो मेजर चैलेंज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो पहला मेजर चैलेंज है बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना के साथ देख लो या फिर आपका पाकिस्तान के साथ देख लो, ये सब क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट निकल कर आता है ना, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है जानते हो, ब्रिटिश। क्योंकि जब वो देश छोड़कर गया, तो जाहिर सी बात है ये सब जो डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली वो सॉर्ट आउट नहीं हुए। ठीक है, और जिसका खामियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वॉर, टेररिज्म, कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ये बात है। और जब देश आज़ाद हुआ तब क्यों नहीं सॉल्व हो सका, बहुत सारी बात है। एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, पॉलिटिकल विल की कमी है। ठीक है, लिगेसी शब्द याद रखना, लिगेसी ऑफ कॉलोनाइजेशन। लिगेसी ऑफ कॉलोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि उन्होंने डिस्प्यूट छोड़कर चला गया। ठीक है, बाकी सब कुछ तो लेकर चल गया, डिस्प्यूट छोड़कर चले गए। तो ये सब बातें हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो रही है। साथ ही साथ एक बात ये भी है, राइजिंग एस्पिरेशंस ऑफ चाइना, उसके कारण भी चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट में और भी आप देख सकते हो, डिस्प्यूट सक्सेस इन रिजॉल्विंग, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि देख लो पिछले 70 सालों में इंडिया जो है बाउंड्री इश्यूज रिजॉल्व कर सका सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ। और जो भी आपके बॉर्डर डिस्प्यूट वाले स्टेट्स रहे हैं, नेशंस रहे, उनके साथ सॉल्व नहीं हो पाया। और इंडिया को तो वॉर भी करना पड़ा, एक्चुअली वॉर से भी गुजरना पड़ा पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट या बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, है ना। 1962 इंडो चाइना वॉर, और पाकिस्तान के साथ तो लगभग कितने वॉर हो चुके हैं। ठीक है, और इसके कारण आपका थ्रेट टू सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है, देख लो जम्मू एंड कश्मीर में आप देख सकते हो हमेशा सिक्योरिटी का थ्रेट बना रहता है। ठीक है, टेररिज्म का थ्रेट बना रहता है। तो ये सब बातें हैं, along with large scale illegal migration to India from neighborhood countries, या फिर टेररिस्ट के लिए सपोर्ट बेस प्रदान करना इन द नेबरहुड कंट्रीज, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो अगर ये सब डिस्प्यूट नहीं रहता तो ये सब मुद्दे भी नहीं रहते, सीधी बात है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड वही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करो, डायलॉग डिप्लोमेसी इंगेज करिए कंस्ट्रक्टिवली जनरसली टू डील विद द बॉर्डर इशू। ठीक है, पॉलिसी कंसेंसस, बिल्डिंग रीजनल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये ध्यान रखो जो हमारे नेबर्स है ना, ये भारत को एक्यूज करते हैं बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड के रिस्पेक्ट में। बिग ब्रदर मतलब समझते हो, अब जैसे आप हो, अब यहाँ पर भी हम आपको फैमिली के माध्यम से समझता है। ठीक है, आप जो है बड़े भाई हो और आपके अंडर 3 छोटे भाई हैं। ठीक है, 3 या 4 छोटे भाई, तो जाहिर सी बात है कि आप मदद करोगे लेट से अपने छोटे भाई का। ठीक है, फाइनेंशियल एड करते हो, कुछ भी एड करते हो, तो अल्टीमेटली आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो जो है आपकी रिस्पेक्ट करे, जरूर एक्सपेक्ट करते होगे। तो ये तो हो गया आपका फैमिली रिलेशन। लेकिन जो कंट्रीज हैं वो तो भाई साहब एक इंडिपेंडेंट सॉवरिन कंट्री है। तो अगर हम बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड रखेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पर तो ये टेक्निक नहीं चलेगा। उनको लगेगा कि एक प्रकार से
भारत की बात माननी पड़ेगी, या फिर भारत जो है वो अपने आप को ज़्यादा ही पावरफुल दिखाने का कोशिश करता है नेबर्स के सामने, तो ये सब एटीट्यूड चलेगा। लेकिन ये सब जो स्टेट्स है वो तो आपके क्या चाहते हैं कि हम पार्टनर के रूप में रहे, यानी कि इंडिया जिस प्रकार से चाइना के साथ पार्टनर है, या फिर यूएसए के साथ पार्टनर टू पार्टनर है, मतलब शोल्डर टू शोल्डर, उसी प्रकार से हम पड़ोसी के साथ भी शोल्डर टू शोल्डर एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, ये बातें रखती है। तो ये हो गया आपका बिग ब्रदर वाला बात। उसके बाद ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू फाइंड इनोवेटिव सोल्यूशन इन बॉर्डर डिस्प्यूट। अब जाहिर सी बात है भाई साहब, इसमें इनोवेटिव सोल्यूशन क्या है, सब बाहर जाहिर सी बात है, सोल्यूशन तो ये होगी कि बैठो मिल बैठ कर बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं। लेकिन कभी एक साइड से डिस्प्यूट निकल कर आ जाती है तो दूसरे साइड सहमति नहीं करते, इसके कारण आपको ये सब मुद्दे सॉल्व नहीं हो पा रहे, ठीक है। उसके बाद अन्य मुद्दे जो चलते हैं रिवर डिस्प्यूट्स का। अब रिवर डिस्प्यूट का सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो, जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है, या फिर आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ भविष्य में, उसके ऊपर भी डिस्प्यूट हो सकती है। अब ये रिवर डिस्प्यूट क्यों आती है, इसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि जो रिवर है वो जाहिर सी बात है सिर्फ एक देश में तो फ्लो नहीं करती है, वो एक देश से निकल कर दूसरे देश में आती है। तो जो आपके अपर रिपेरियन स्टेट हैं, अपर रिपेरियन स्टेट का हो या फिर कंट्रीज का हो, तो जाहिर सी बात है उनको अपर एज है। कैसे अपर एज है, क्योंकि वो जो है वाटर के फ्लो को रोक सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सब कुछ बना सकते हैं। तो नुकसान किसको होगा, लोअर रिपेरियन स्टेट्स को। तो जाहिर सी बात है, लेट से कि इंडिया की बात करें, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है और इंडिया में इंटर करती है, अब चाइना यहाँ पर डैम बना रहा है, और भविष्य में लेट से कि वो जो है ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया में आने से रोक दे, तो इंडिया में वाटर क्राइसिस आएगी कि नहीं आएगी। तो वही बात है, इसी कारण आपका वाटर डिस्प्यूट निकल सकता है, ठीक है। ये सब बातें हैं, इसीलिए तो इंडस वाटर ट्रीटी भी की गई थी, ताकि वाटर डिस्प्यूट ना हो, और जो पानी पाकिस्तान को जा रहा है इंडिया के टेरिटरी से, क्योंकि जो आपका इंडस रिवर है और अदर जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको ध्यान होगा या आपने पढ़ा होगा, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर या फिर आपके हिमाचल सबसे ओरिजिनेट करते हैं, यानी कि इंडिया की टेरिटरी से मेजोरिटली ओरिजिनेट करते हैं। तो सब चाहता है कि वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। तो ये देख लो, एक डाटा भी है 2016 में, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्लेम्ड कि बाय 2030 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो सेवर वाटर स्ट्रेस सफ़र करेगा। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में रिवर डिस्प्यूट कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, लो रिपेरियन और अपर रिपेरियन। अपर रिपेरियन यानी कि जिसके हाथ में रिवर का कंट्रोल है, लोअर रिपेरियन यानी कि जहाँ पर अल्टीमेटली पानी पहुँच रहा है। तो फायदा में कौन है, अपर रिपेरियन में, अपर रिपेरियन नेशन है। तो वाटर डिस्प्यूट्स कॉमन हो सकती है, ठीक है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, जो भी है। अब यहाँ पर एक दो एग्जांपल भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इंडिया चाइना बांग्लादेश रिलेशन। तो यहाँ पर आप देख लो, अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र क्या है, चाइना से या तिब्बत से होकर गुजरता है। तो चाइना तो पहली बात तो ये कि बेनिफिशियल है इन द सेंस कि वो अपर रिपेरियन रीजन में लाई करता है, तो जो भी रिवर का कंट्रोल है वो उसके हाथ में, ठीक है। तो वहाँ पर वो बिल्डिंग बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, और इससे क्या हो सकता है, वाटर की एंट्री रोकी जा सकती है टुवार्ड्स इंडिया। सिंपल सा बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इंडिया का चिंता यही है कि चाइना जो है ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने का अप्रूवल दे दिया है। तो क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडिया और बांग्लादेश से पास करता है, तो जाहिर सी बात है जो दोनों देश है, चाहे वो इंडिया हो और बांग्लादेश हो, उनको चिंता है कि ये जो डैम्स है वो बेजिंग को एक ताकत दे देगा टू डाइवर्ट और स्टोर वाटर इन द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस, या फिर अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है। उसके बाद तीस्ता रिवर पर, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट आपने सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्प्यूट इसलिए बिकॉज इंडिया ने जो है तीस्ता रिवर पर डैम बना कर रखा है, जो कि एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। क्यों डैम बनाया है, ताकि तीस्ता
को यूटिलाइज किया जा सके, तीस्ता के वाटर को यूटिलाइज किया जा सके जब भारत में ड्राई सीजन हो। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश को चिंता हो जाता है, बिकॉज ड्राई सीजन का मतलब बांग्लादेश में भी तो ड्राई सीजन हो सकता है, तो बांग्लादेश में भी वाटर क्राइसिस हो सकती है। और बांग्लादेश में आप देख लो 100 मिलियन बांग्लादेशी इस रिवर पर रिलाई करते हैं ड्यूरिंग दिस ड्राई सीजन। तो अगर वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, वाटर सप्लाई में कमी हो जाएगा, तो इसके कारण वाटर क्राइसिस बांग्लादेश में आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसलिए डिस्प्यूट आपको देखने को मिलती है। और भी दोनों देश एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए हैं ऑन द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द तिस्ता रिवर, बिकॉज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अपोजिशन या विरोध चलता है। उसके बाद कोसी रिवर एंड ट्रेड रिलेशंस बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, तो ये तो आपने देखा भी होगा। तो ये कोसी को लेकर है, तो इसमें तो समझने की बात नहीं है, पढ़ लेना एक बार। लेकिन आपको बस याद रखना है, ठीक है, जैसे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, या फिर जो आपका रिसेंट एग्जांपल दिया कि चाइनीज़ जो है डैम बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ये सब ध्यान रखना। अब ये है आपका इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जब हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी, तो इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा है। और ये ट्रीटी कब हुई थी? आई थिंक 1961। अगर गलत है तो आपका रेक्टिफाई आप हमें करिएगा, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी इसमें क्या है, आप सबसे पहले बात ये देखो कि जैसे इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें 6 रिवर आ जाते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रबी, ब्यास, सतलज, है ना, ये 6 रिवर आ जाते हैं, इंडस, झेलम। तो ये आप मैप में देखिए, मैंने आपके लिए मैप निकाला है। ये जो आपका इंडस रिवर है, देख लो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इधर से ओरिजिनेट हो रहा है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखिए, है ना, इधर से ओरिजिनेट हो रहा है, अल्टीमेटली पाकिस्तान में जा रहा है। फिर बाकी सब रिवर को आप ध्यान से देखो, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज। सतलज वैसे तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद रावी, ठीक है। तो ये आपके इंडस रिवर सिस्टम हो गए। तो अल्टीमेटली इसी को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, ताकि रिवर रिलेटेड वाटर डिस्प्यूट भविष्य में ना हो सके, वर्ल्ड बैंक के निगरानी में। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत क्या है कि जो आपके 3 वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, वेस्टर्न मोस्ट मतलब जो वेस्टर्न साइड में रह रहे हैं, जैसे इंडस है, झेलम है, चेनाब है, तो ये बेसिकली आपका पाकिस्तान के कंट्रोल में गया है, ठीक है। और जो आपके ईस्टर्न मोस्ट 3 रिवर जैसे आपका रबी है, ब्यास है, सतलज है, ये इंडिया के कंट्रोल में, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका इंडस वाटर ट्रीटी है। तो अभी न्यूज़ में भी आया था कि भारत जो है इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई कर सकता है, बिकॉज ऑफ द अटैक जो हुआ था, आपको भी पता है, टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान बार बार कर रहा था। तो इस मॉडिफाइड करने का क्या मतलब है, हो सकता है भारत जो है एज ए अपर रिपेरियन कंट्री वाटर के फ्लो पर रोक लगा दे, समझ में आया? तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में क्राइसिस आ जाएगा। तो वही बात है। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू से, ठीक है। ये बातें हो गई, उसके बाद चलिए हम आते हैं मुद्दे पर। तो होप यू अंडरस्टूड, ये है। तो डिस्पाइट हैविंग फेवरेबल प्रोविजन, पाकिस्तान हैज डिमांडेड रिविजन ऑफ द ट्रीटी। एंड ये देख लो भारत में क्या रिसेंटमेंट चलता है कि जो 80% ऑफ द वाटर पाकिस्तान को जाता है, इसीलिए भारत भी इस ट्रीटी को रिवाइज करने की बात करता है। और तीसरा जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो आज़ाद पट्टन, ये ध्यान रखना है आज़ाद पट्टन क्या है। तो बेसिकली ये आपका डैम बनाने का प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आज़ाद पट्टन। तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम आज़ाद पट्टन,
मतलब हड्डेल प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है। और ये कंस्ट्रक्ट कहाँ पर हो रहा है? पीओके। पीओके कहाँ? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये जो पीओके है किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है भारत इसका विरोध करेगा। ठीक है। तो ये जो आपका पीओके है, दीज आर टेरिटरीज क्लेम्ड बाय इंडिया एज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर सीरीज। ठीक है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट की अब ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। क्यों? बिकॉज क्लाइमेट चेंज, डोमेस्टिक वाटर पॉलिटिक्स एंड बिजली पैदा करने की बात हो, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर आपका, उसमें वाटर कहाँ से मिलती है? तो जाहिर सी बात है रिवर से। रिवर इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का, और उसी पर हम लोग डैम बनाते हैं। ठीक है, ये सब बात है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इन इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए, यानी कि वाटर डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए? एक तो ये है रीजनल मैकेनिज्म हो, ताकि हम डिसाइड कर सकें म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल। म्यूचुअली एग्रीड मतलब क्या? जो दूसरे देश को भी सहमति लगे और जो हमें भी सहमति हो, वाटर शेयरिंग पर सहमति होगी तो फिर वो जो आपका एग्रीमेंट है वो चलेगा, इन्फोर्सेबल हो सकेगा। सहमति नहीं तो फिर एग्रीमेंट पर इन्फोर्सेबिलिटी कहाँ से आएगी? ठीक है। उसके बाद हाइड्रो पावर पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सकता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंसी और डाटा शेयरिंग में, कि वैसे आप कितना वाटर फ्लो आप करवा रहे हो, कितना रोक के रखे हुए हो। और इसी बात पर तो चाइना के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ था ना, कि ब्रह्मपुत्र रिवर के जो वाटर फ्लो है उसके डाटा शेयर करिए, लेकिन एक बार डाटा शेयर करने से मना कर दिया था। अब डाटा सब क्यों शेयर किया जाता है? तो एक ये बात है कि भारत फ्लड मैनेजमेंट अच्छा कर सके। नहीं तो क्या होगा, आप देखो जब मानसून का सीजन आता है तो ब्रह्मपुत्र रिवर अपने उफान पर होती है। तो अगर पहले से पता हो कि हाँ आने वाले समय में जो है चाइना जो है पानी ऊपर से छोड़ने वाला है, या फिर पानी एक्सेस हो गई है ब्रह्मपुत्र में, तो भारत और अच्छे से मैनेज कर सकता है ना? ये सब बातें हैं। कोऑपरेटिंग ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन, तो ये सब बातें हैं। उसके बाद ट्रेड बैरियर्स का मुद्दा आता है। ट्रेड बैरियर्स मतलब क्या? कि भाई साहब ट्रेड में बैरियर लगा दो। बैरियर मतलब क्या? रुकावट। तो ट्रेड में जब बैरियर लगा देते हैं तो वो ट्रेड बैरियर बन गया। अब बैरियर या तो टैरिफ का हो सकता है, नॉन टैरिफ का हो सकता है। टैरिफ मतलब क्या? टैक्स लगा दो, इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो भी लगाना है ड्यूटी लगा दो। ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्या हुआ? कि भले ही हम टैक्सेस ये सब इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन हम बोलेंगे भाई साहब अगर आपके प्रोडक्ट हमारे देश में आने हैं तो ये 5 क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे। ठीक है। इतना परसेंटेज ऑफ नमक होना चाहिए, इतना परसेंट ऑफ शुगर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये लाइसेंस आपको लेनी चाहिए। तो ये हो गया नॉन टैरिफ बैरियर। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे देश टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इम्पोर्ट कम हो सके और उनके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सके। ठीक है। तो ये सब बातें हैं। और साथ ही साथ आपको भी पता है साउथ एशिया वन ऑफ द मोस्ट पुअरली इंटीग्रेटेड रीजन बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स। और दैट्स वाई जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है अमंग द साउथ एशियन इकोनॉमिक, यानी कि साउथ एशियन देशों के बीच जो ट्रेड होता है वो सबसे कम है, लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यूरोपियन यूनियन की बात करो, कितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड मार्केट है। ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री अदर यूरोपियन कंट्रीज में खोल सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो सब होता है वहाँ पर। रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़्यादा है, लेकिन साउथ एशियन इकोनॉमीज में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी नहीं है, सोशल इंटीग्रेशन भी नहीं है ना? ये बात है। डाटा भी दिया गया है 5.6% ऑफ देयर ग्लोबल ट्रेड, यानी कि जो ये मेंबर कंट्रीज या फिर साउथ एशियन कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड करते हैं उसमें से मात्र 5.6% जो ट्रेड होता है वो इंट्रा रीजनल ट्रेड होता है, यानी कि अमंग द साउथ एशियन इकोनॉमीज। अब रीजन क्या है? तो हिस्टोरिकल रीजन है। ठीक है। क्योंकि इंडिया की ही बात कर ले तो 1990 से पहले भारत इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी अपनाता था। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब क्या? कि भाई साहब हमें इंपोर्ट नहीं करना है, जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। इसी को कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। और इस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के कारण जाहिर सी बात है भारत को एक समय क्राइसिस भी देखनी पड़ी, इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सोशलिस्ट मॉडल पर हम ज़्यादा फोकस्ड थे शुरुआती दौर में, है ना? प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी थी, लाइसेंस बड़ा देरी से मिलता था, है ना? सर्टेन सेक्टर्स को रिजर्व कर दिया जाता था गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट
में बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं थी। तो ये सब कारण है। साथ ही साथ सिविल वॉर, साथ ही साथ जो रिलेशन है विद द नेबरिंग कंट्री जो भी सही नहीं थे। तो ये सब हिस्टोरिकल रीजन हो गया आपका। पुअर कनेक्टिविटी है, आप देख लो इवन क्या इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी हमारी नहीं है। और अगर हम रीजन की बात करें, साउथ एशियन रीजन की बात करें, तो भी हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलती है अच्छी। और कनेक्टिविटी नहीं तो ट्रेड नहीं, ट्रेड नहीं तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं। इनलैंड वाटरवेज, इतने सारे वाटर ट्रांसनेशनल हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में फ्लो करते हैं अपने, लेकिन वहाँ पर इनलैंड वाटरवेज नहीं बन पाए हैं। जबकि यूरोप सब में देखो तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड वाटरवेज काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। साथ ही साथ पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बॉर्डर्स। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इनफेक्टिव है। सार्क तो ठंडे बस्ते में चला गया है। साथ ही साथ जो आपके प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी साइन नहीं हो सकी है सार्क के बीच या फिर साउथ एशियन कंट्रीज के बीच। बिम्स्टेक का एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिम्स्टेक के बीच 2004 से डिस्कशन में चल रहा है, लेकिन वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई। तो समझ में अब ये सब एफटीए क्यों साइन नहीं होते या क्यों इन्फोर्सेबल नहीं होते? क्योंकि इन देशों को डर लगता है कि कहीं हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को हार्म ना पहुंच जाए बिकॉज ऑफ द ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ द चीप प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज रीजन। ठीक है, ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट है बायलैटरल कन्फ्लिक्ट्स। बायलैटरल कन्फ्लिक्ट जो है वो भी इकोनॉमिक रिलेशन को प्रभावित करता है। जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई युद्ध चलते रहती है, कन्फ्लिक्ट चलते रहती है, तो वो सभी रीजनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट किया है। जैसे आप देख लो इंडिया और पाकिस्तान, जो आपका पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने कस्टम ड्यूटी 200% से बढ़ा दी थी पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना। तो अल्टीमेटली जो ट्रेड रिलेशन है वो कोलैप्स ही हो गया था। वही बात है। उसके बाद नॉन कम्प्लीमेंटरिटी नेचर ऑफ इकोनॉमिक, ये अच्छे से समझिए, ये अच्छा पॉइंट है। नॉन कम्प्लीमेंटरिटी नेचर ऑफ इकोनॉमिक यानी कि जैसे अब इंडिया की बात करें और अदर नेबर स्टेट्स की बात करें, तो आप देखोगे क्लाइमेटिकली मोर और लेस दे आर सेम। तो जाहिर सी बात है, जो इंडिया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वही सिमिलर प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली बांग्लादेश या पाकिस्तान भी प्रोड्यूस कर सकता है, श्रीलंका भी प्रोड्यूस कर सकता है, एक नहीं है नेपाल भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत को किसी एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तो एक तो ये है कि वो खुद प्रोड्यूस कर ले या फिर वो दूसरे देश से इंपोर्ट कर ले। अब दूसरे देश से इंपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो इन देशों के साथ यानी कि नेबरहुड देशों के साथ इंपोर्ट नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज सिमिलर क्लाइमेटिक टाइप है। तो जो प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उसी प्रकार के प्रोडक्ट वहाँ पर भी होते हैं। तो वहाँ पर भी जो भारत ने प्रोडक्ट एक्सपेक्ट की है वो वहाँ नहीं मिलेगा या फिर ज़्यादा दाम में मिलेगा। तो अल्टीमेटली भारत कहाँ जाएगा? दूसरे देश के पास, लेट से चाइना के पास जाता है, तो वहाँ से वो प्रोडक्ट मंगवा लेगा, है कि नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ आवर नेबर्स आर कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स यानी कि भारत भी वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बांग्लादेश भी वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेट से कि टेक्सटाइल की बात कर ले तो भारत भी टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है और बांग्लादेश भी प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेक्सटाइल के क्षेत्र में कंपटीशन हो जाएगा। समझ में आया? अब शुगर की बात करें, शुगर केन, तो पाकिस्तान भी शुगर केन प्रोड्यूस करता है और इंडिया भी शुगर केन प्रोड्यूस करता है। तो अल्टीमेटली दोनों कंपिटिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन कम्प्लीमेंटरिटी। कम्प्लीमेंटरिटी रहती तो क्या होता कि भारत को ज़रूरत है ये प्रोडक्ट की तो पाकिस्तान से मंगवा लिया, भारत अब पाकिस्तान को ज़रूरत है प्रोडक्ट बी की तो वो इंडिया से मंगवा लिया। ये होता है कम्प्लीमेंटरी। अब भाई साहब दोनों सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम्प्लीमेंटरिटी कहाँ से आएगी? ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ये अगर कहीं कुछ पॉइंट ना मिले आपको कि भाई साहब रिलेशन क्यों नहीं सुधर रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई, तो ये जरूर लिख देना, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। भाई साहब इच्छा शक्ति ही नहीं है ना। जैसे बोलते हैं ना, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो लेकिन आप जो है 2-3 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं, तो लैक ऑफ मोटिवेशन है ना, लैक ऑफ इंटरनल विल। तो उसी प्रकार से लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नीड फॉर ग्रेटर इंटर रीजनल ट्रेड। तो ज़रूरत क्या है? तो इंटर रीजनल ट्रेड यानी कि जो आपके रीजनल कंट्रीज है उनके बीच ट्रेड रिलेशन अच्छे करो, इंटीग्रेशन करो। ये सब चीज़, ये कीवर्ड याद रखना, रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, रिडक्शन इन ट्रस्ट डेफिसिट। तो अगर हम इंटर रीजनल ट्रेड करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? ट्रस्ट डेफिसिट
में कमी आएगी। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब क्या? डेफिसिट मतलब क्या? घाटा। इसका मतलब विश्वास में कमी है। तो जब रिलेशंस अच्छे होंगे तो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? कि हाँ भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान दुश्मन नहीं, दोस्त भी हो सकते हैं, है ना? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, तो सिक्योरिटी इन द रीजन भी आएगी। बिकॉज रिलेशन अच्छे होंगे तो क्या होगा? सिक्योरिटी भी आएगी। ठीक है। वे फॉरवर्ड वही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिविटाइज करिए। याद रखना, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बीच अगर इकोनॉमिक रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात आएगी ना, तो एक पॉइंट जरूर लिख देना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइज करने के लिए। वैसे श्रीलंका के साथ इंडिया का FTA है, लेकिन इतना 20 साल पुराना है। अब समय चेंज हो गया, इकोनॉमी चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो गया, तो इसको भी तो रिवाइज करना पड़ेगा ना। और बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल रीजन में जो आपके लिटोरल स्टेट्स हैं ना, उनका एक ग्रुपिंग है। ठीक है। आप बताओ बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं? तो इनके साथ लगभग लगभग 15 सालों से नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन FTA अभी तक साइन नहीं हुए। ठीक है, ये बात है। तो जब भी आपका FTA सब साइन होगा ना, तो याद रखना है डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिज्म को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिज्म? प्रोटेक्शनिज्म मतलब हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने चहेते को। जैसे होता है ना, परिवार में जो होते हैं, कुछ दिक्कत हो गई तो अल्टीमेटली प्रोटेक्शन दिया जाता है कि हाँ, हम आपकी सेफ गार्ड करेंगे, कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप हमसे मांगना या फिर हमसे कांटेक्ट करना। उसी प्रकार से क्या होता है, क्या भारत देश है तो भारत में जो भी स्टेक होल्डर्स है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम FTA साइन कर लेते हैं तो हो सकता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो जाए, हो सकता है उसका प्रोडक्ट कम्पिटिटिव ना हो। ये सब बात हो सकती है। दैट्स वाई इंडिया ने RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, है ना? और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन वन ऑफ द कारण वाज कि जो आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है या फिर डोमेस्टिक फार्मर्स है, उनको अफेक्ट हो सकता था। उसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर्स को एलिमिनेट करिए। ठीक है, ये सब बात है। नॉन टैरिफ बैरियर में आप देख लो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की, वैसा जो भी आपके प्रोडक्ट आएंगे ये AS+ सर्टिफाइड होना चाहिए, दिस प्लस सर्टिफाइड होना चाहिए, दिस दैट पॉलिसी। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद इन्हेंसिंग क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करिए, जैसे आपका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो, रोड एयर रेल कनेक्टिविटी बढ़े, तभी तो जाकर ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड और कनेक्टिविटी का पुराने ज़माने से रिश्ता है। कनेक्टिविटी नहीं तो ट्रेड नहीं, ट्रेड नहीं तो फिर इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेज नहीं, इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेज नहीं तो देश का वेलफेयर नहीं, इन द सेंस ऑफ कॉमन बेनिफिट। तो ये सब बातें हैं। इसके कारण क्या होता है, सप्लाई चेन इंटीग्रेट नहीं होती। दैट्स वाई आज देख लो, चाइना जो है हर जगह अपनी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा लिया है कि हर जगह उसके प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं कोई भी देश में। तो इसी कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलेंट। चाइना का तो सप्लाई चेन रेजिलेंट है, कहीं से भी कहीं पहुंच जाता है, लेकिन इंडिया की जो खुद अपने देश में जो रीजनल सप्लाई चेन है वो मजबूत नहीं है। तभी तो आप देख लो, इंडिया इतना बड़ा देश होने के बावजूद जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर नहीं पहुंच पाते। अगर हम नॉर्थ से साउथ को प्रोडक्ट पहुंचना चाहे या साउथ से नॉर्थ को पहुंचवाना चाहे तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। ठीक है, क्यों? सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक कॉस्ट, कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज ये जो आपका सप्लाई चेन है वो बहुत अम्ब्रेला टर्म है। उसके बाद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करिए। जैसे यूरोपियन यूनियन में क्या कुछ फॉलो किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर आपका ट्रेड रिलेशन सब अच्छे हैं, सब बातें बोली जाती हैं। और एग्जांपल भी दिया जाता है सब सहारन अफ्रीका, बट नो नीड टू रिमेंबर, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देख लो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, वही हमने बोला डायलॉग पेजी करनी है आपको। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल जो है वो ज़रूरत है टू कम्बैट बैरियर्स टू ट्रेड इन द रीजन, स्पेशली आफ्टर कोविड-19 क्राइसिस। बिकॉज इस कोविड-19 क्राइसिस के कारण प्रोटेक्शनिस्ट मेजर बढ़ सकते हैं और बढ़ा भी था, है ना? चाइना ने सबसे पहले मुंह मोड़ा था। वैसे अब हम जो है अपने एसेंशियल प्रोडक्ट्स या फिर मेडिसिन सब जो है देना बंद कर देंगे, लेकिन भारत जो है सैनिटाइजर, वैक्सीन सब कुछ दिया, खासकर अपने पड़ोसी देशों को। ठीक है, तो ये सब है। कंक्लूजन देख लो, एनहांसिंग ट्रेड इन द साउथ एशियन रीजन इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। सिर्फ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं, जब भी हम ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करते हैं या इन्वेस्टमेंट सबको प्रमोट करते हैं साउथ एशियन रीजन में, तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल तो होगा, पहली पॉइंट ही है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल इंटीग्रेट इंडिया विद द ग्लोबल इकोनॉमी। साथ ही साथ ये भी है कि
रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, और रिलेशंस अच्छे होंगे, पीसफुल होंगे, तो जाहिर सी बात है अदर जो आपके थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स या फिर टेररिज्म से रिलेटेड थ्रेट, वो सब कम हो सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो ये हमने देखा, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। तो यहाँ तक हमने मुद्दा डिस्कस किया। होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। पसंद आई जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ठीक। और बताइए कि क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। आगे आने वाले अगर इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन होंगे तो क्या आप हैंडल कर सकोगे। तो बस आप ऐसे ही चीज़ें समझते रहिए। और हाँ, रिलेशंस की बात होती है मतलब समझना है चीज़ों को। जिस प्रकार से हाउस होल्ड में रिलेशन सब बनते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन को आप अगर एंगल से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। ज़्यादा बड़ी थोड़ी ना इश्यू कुछ है। तो यहाँ तक हमने देखा। थक गए हो सुनते सुनते तो थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, घूम टहल कर आइए, फिर मज़ा से लेक्चर सुनिए, आपको फिर से समझ में आएगा और अच्छे से और डीपली। तो लेट्स स्टार्ट विद द राइजिंग चाइनीज़ फुटप्रिंट। अब देख लो, चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, ये आपको ही पता है। उसका एग्रेसिवनेस आपको रिफ्लेक्ट भी होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। चाहे वो वर्ल्ड को डोमिनेट करने की बात हो, या फिर साउथ चाइना डिस्प्यूट की बात हो, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो, या फिर आपका इतना सारा जो पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है, ग्वादर पोर्ट ले लो, या फिर आपका मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा है, यूएस को चैलेंज कर रहा है। तो इतना बात तो ये है कि चाइना जो है वो एग्रेसिव है, और साथ ही साथ काफ़ी बड़ा एस्पिरेशंस अपने साथ लेकर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एस्पिरेशंस लेकर चल रहा है, साथ ही साथ ये है कि इकोनॉमिकली मिलिट्रीली वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। मिलिट्री बेस अच्छा खासा हो गया है, इकोनॉमिकली देख लो उसका फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी मजबूत हो गया है, ठीक है। भारत की जीडीपी से 6 टाइम्स ज़्यादा है उसकी जीडीपी, तो समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है पावरफुल हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है भारत के लिए वो खतरा हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो भी पावरफुल रहा है वो हमेशा अपना डोमिनेट करवाने का प्रयास किया है, अपना पॉलिसी या फिर अपना इंटरेस्ट। तो ये बात है, अब चाइना राइज होगा तो इंडिया पर उसका असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। और दोनों एक प्रकार से एस्पायरिंग पावर है। क्यों? भारत भी तो ग्लोबल लेवल पर अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है, राइज होना चाहता है, ठीक है। तो ये बात है, और इसलिए आप देखोगे कि चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में, या फिर हमारे पड़ोसी देश के रीजन में, वो बढ़ रहा है। चाहे वो मिलिट्री टाइज की बात कहो या फिर इकोनॉमिक टाइज की बात हो, ठीक है। तो भारत के लिए चैलेंज है, बिकॉज डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट भारत को पहुंचा सकता है। कैसे? तो लेट्स से कि बॉर्डर डिस्प्यूट है। यहाँ पर आप देखो, मैं मैप से आपको बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर आप देखिए, ये जो मैप मैंने आपके लिए बनाया था, ये आपका लगभग लगभग चाइना है, ठीक है। तो चाइना जो है वो बांग्लादेश में भी अपना प्रेजेंस बना रहा है, ठीक है। श्रीलंका में भी अपना प्रेजेंस बना रहा है, जबूती जबूती में भी अपना प्रेजेंस बना रहा है, ठीक है। साथ के साथ पाकिस्तान में आप देख लो ग्वादर पोर्ट है, वो वहाँ पर अपना प्रेजेंस बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि लगेगा भारत को वो घेर रहा है। तो अगर लेट से कि खुदा ना खास्ते भविष्य में चाइना और इंडिया के साथ युद्ध होता है, तो चाइना का जो अटैक करने का डायमेंशन है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। लैंड से भी अटैक कर सकता है, लैंड से भी हानि पहुंचा सकता है, और वाटर से भी हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यही हो गया आपका स्ट्रेटेजिक थ्रेट, भारत के लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। और चाइना ने भारत को स्ट्रेटेजिकली इंसर्कल कर दिया है, और इसी प्रकार से भारत भी इस मुद्दे को समझता है। इसलिए भारत भी अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में या फिर अपने आसपास के पड़ोसी देशों में बनाना चाहता है। दैट्स वाई इंडिया क्वाड, I2U2 सबको ज्वाइन कर रहा है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट, या फिर कह लो आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी जो चाइना का है, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो ये जो आपका राइजिंग इन्फ्लुएंस, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो आपका रिलेशंस बन रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन का हो, मिलिट्री रिलेशन का हो। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि खूब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, साथ ही साथ ट्रेड रिलेशन इतना कर लिया है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है इन देशों की। और आपको ही पता है इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी के कारण भी श्रीलंका क्राइसिस आया है। डेब्ट पॉलिसी जो चाइना हमेशा से अपनाता रहा है, ठीक है, कि इतना ज़्यादा सस्ते में लोन दे दो
लेकिन ज़्यादा अमाउंट का, वो रिपे करने में थक जाए, और अगर ना रिपे करे तो उसके एसेट्स को अपने कंट्रोल में ले लो, जैसे हम्बनतोटा पोर्ट चाहे श्रीलंका का। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं। तो ये है, तो ये हमने देखा। तो अल्टीमेटली इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशन थे इन सब के कारण? तो स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश है वहाँ पर चाइना का पावर या इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे नेबर कंट्रीज है वो आपका ये क्या कहते हैं, एक कीवर्ड है याद नहीं आ रहा है कौन सा, तो कीवर्ड था, एक सेकेंड, कुछ कीवर्ड था, हाँ चाइना कार्ड। मतलब यूँ कह सकते हो कि अब चाइना का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है नेबरिंग कंट्रीज में। तो जाहिर सी बात है, अब भारत अगर रिलेशंस बनाना चाहता है नेबर कंट्रीज के साथ, तो ये नेबर कंट्रीज चाइना कार्ड प्ले करते हैं कि वैसा आप जो है पॉजिटिव रिलेशंस रखिए, नहीं तो हम चाइना की तरफ खिसक जाएंगे। या फिर अगर चाइना कुछ ज़्यादा डोमिनेट होना चाहता है तो ये बोलेगा कि आप हमारे साथ रिश्ते बना कर रखिए, बैलेंस कर कर रखिए, ज़्यादा डोमिनेट न करिए, नहीं तो हम इंडिया की तरफ खिसक जाएंगे, ये होता है आपका। ठीक है, ये बातें हो गई। अब स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट में आप देख लो, नॉर्थ में आपका तिब्बतियन प्लेटू तो है ही है। ठीक है, तो यानी कि एक तो तिब्बतियन प्लेटू वो चाइना के ही कंट्रोल में है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो आपका शीनिंग लहासा रेल लिंक है वो नेपाल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंश्योर करता है। तो यूँ कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चाइना का प्रेजेंस हो रहा है कि नहीं है? और ईस्ट में आप देख लो, जो आपका चाइना का यूनान प्रोविंस है वो जोड़ा गया है रेल हाईवे पाइपलाइन के माध्यम से टू कयाकपू, ये अजब सा नाम है, म्यांमार में। तो इससे क्या हो गया, जो आपका म्यांमार है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका प्रेजेंस आ गया है। तो एक तो नेपाल में चाइना का प्रेजेंस है, अब यहाँ पर देखिए आप कि म्यांमार में इसका प्रेजेंस। ठीक है, तो इधर से भी आपका ईस्ट में इसका प्रभाव प्रेजेंस देख रहा है, नॉर्थ में प्रेजेंस दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से साउथ में आप देख लीजिए हम्बनटोटा, वेस्ट में देख लीजिए ग्वादर पोर्ट, है ना? तो क्या लग रहा है, कुछ पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इधर से भी आप जोड़ लीजिए, इधर से तो पाकिस्तान ऑल फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड जिसको हम कहते हैं, या फिर प्रोटेक्टर एंड गारंटर जो है चाइना प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर वही आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देख लो मिलिट्री बेस जबूती में, मैं आपको जो हाईलाइट किया हूँ ना उसी को याद रखना। जबूती में मिलिट्री बेस बना कर रखा है। जबूती क्या है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, साथ ही साथ हम्बनटोटा में, ये जो कि आपका श्रीलंका में है, वहाँ पर इसने न्यू हार्बर इस्टेब्लिश किया है, पोर्ट इस्टेब्लिश किया है। 99 ईयर्स के लिए शायद इसको लीज पर लिया गया था श्रीलंका से। तो साउथ में भी इसका प्रेजेंस हो गया। तो ये सब आपको क्या दिखाता है, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। और ये मैंने आपको मैप से बता दिया। भारत भी जो है अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन में बनाया है, बिकॉज भारत का एक रीजनल पावर है इंडियन ओशन में। जाहिर सी बात है, अब चाइना को कर्व करना है तो भारत भी अपना अपना प्रेजेंस तो बनाएगा ना। तो देख लो, नेवल बेसिस भारत ने स्थापित कर के रखे हैं। तो ये एग्जांपल याद रखना, इंडिया का नेवल बेस मुंबई में है, कारवार में है, कोची में है, ठीक है, विशाखापट्टनम में है। तो चारों दिशा में, इधर 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 इधर, है ना, ये नेवल बेस हो गया ताकि इंडिया की जो सिक्योरिटी इंश्योर हो। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप देख लो अंडमान एंड निकोबार में भी नेवल बेस है। ठीक है, उसके बाद देख लो अन्य देशों के साथ भी अपना प्रेजेंस बना कर रखा है, मदगास्कर में, मॉरिशस में, सेशल्स में, और ये है यहाँ पर आपका जिबूती। ठीक है, और यूएस भी यहाँ पर प्रेजेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, बिकॉज यूएस तो अपना प्रेजेंस हर जगह बना कर रखता है, ये तो आपको ही पता होगा। और यह सब हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया में। हमने देखा स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना कार्ड फॉर नेबर्स, यानी कि नेबर का मौका मिल जाता है कि अगर वन कंट्री लेट्स से कि इंडिया डोमिनेट करना चाहेगा तो वो बोलेगा कि, यानी कि नेबर स्टेट बोलेंगे कि हम चाइना की तरफ चल जाएंगे, और अगर चाइना डोमिनेट करना चाहेगा तो वो बोलेगा हम इंडिया की तरफ चल जाएंगे। ये बात है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बार्गेनिंग पावर भारत की कमज़ोर हो जाती है, और जो नेबरहुड नेशंस है उसकी बार्गेनिंग पावर मजबूत हो जाती है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, ये नहीं तो वो। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न,
तो जितना ज़्यादा वो अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है उतना ज़्यादा एक प्रकार से भारत के लिए सिक्योरिटी लेवल पर खतरे नज़र आते हैं। और ये देख लो रिसेंट क्लैशेस इन गलवान वैली या फिर तवांग रीजन में आप देख लो अभी जो रिसेंट क्लैशेस हुए थे, तो सब ये दिखाता है कि हाँ, चाइना की जो एग्रेसिवनेस जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद चाइनीज़ इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। चाइना जो है अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने लगा है, कुछ नेबरिंग कंट्रीज के जैसे नेपाल है, श्रीलंका है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, इंडिया के साथ रिलेशनशिप इन देशों का प्रभावित हो रहा है। इसके बाद ट्रेड लेवल पर बात करें तो ट्रेड लेवल पर भी चाइना ने रिप्लेस कर दिया है इंडिया को, इन द सेंस कि पहले इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर होता था बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन अब जो है चाइना के साथ इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ गई है कि ये जो टैग है भारत की उसको छीन लिया जा चुका है। अब जो है अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इन्हीं 3 देशों के साथ हायर ट्रेड शेयर है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू चाइना। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी चाइना उसके पास तो पैसे भरे पड़े हैं, है ना, BRI प्रोजेक्ट सब ला रहा है, एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट ला रहा है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस देता है। तो ऑलरेडी इस सब से क्या होता है, इस सब से होता ये है कि लोग जो हैं या फिर नेशन जो है आकर्षित हो जाते हैं, हाँ हमारे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी देश या दूसरा देश इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करता है, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट, तो उसके पीछे पर्पज़ होता है। तो चाइना इज कमिटेड अराउंड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमीज ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो एक प्रकार से यूँ कहो कि भारत का जो प्रभुत्व है इन देशों के बीच उसको छीनने का प्रयास चाइना कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल तो जरूर याद रखना, जिबूती या फिर जो आपके नेवल बेस इस्टेब्लिश कर रहा है ग्वादर, हम्बनतोता। ठीक है, म्यांमार में कुछ पोर्ट है, फिर रेल कनेक्टिविटी है। तो इन सब को आपको लगेगा कि हाँ चाइना जो है स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट कर रहा है। तो ये सब एग्जांपल याद रहेगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आप देख लो पाकिस्तान, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है कि जो आपका POK एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ से बेसिकली ये जो CPEC प्रोजेक्ट है गुजरती है और डायरेक्ट एकदम अरेबियन सी में प्रेजेंस बनाती है, जो कि ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। तो ये सब बातें हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई साहब भारत को नेबरहुड फर्स्ट पर फोकस करनी होगी, पॉलिटिकल प्रायोरिटी नेबरहुड को देना पड़ेगा। और इंडिया गुजराल डॉक्ट्रिन दैट इज नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, हमने आपको बताया था। इसके बाद क्वाड या फिर अदर जो आपके न्यू ग्रुपिंग्स भारत जिसका हिस्सा बन रहा है, जैसे I2U2 हो गया, I2U2 यानी कि इंडिया इजराइल USA इंडिया इजराइल USA UAE। ठीक है, तो इन सबको लेवरेज करें तो क्वाड के माध्यम से देख लो इंडियन ओशन में जो प्रेजेंस है वो बढ़ रहा है, और चाइना को जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों से चिंता होगी। तो इस सब से क्या होता है, भारत की जो स्ट्रेंथ है वो रिफ्लेक्ट होती है ग्लोबल वर्ल्ड पर। साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किए हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में उसका फास्टर कंप्लीशन हो, नहीं तो चाइना इसका फ़ायदा उठा लेता है प्रोजेक्ट अटका रहेगा तो। उसके बाद बाउंड्री डिस्प्यूट्स, रिवर वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करिए, रिवाइविंग द सार्क जो कि बंद पड़ा है, ठंडे बस्ते में है, अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, यानी कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी अपनाइए। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है, तो हार्ड पावर होता है, एक सॉफ्ट पावर होता है। हार्ड पावर मतलब लड़ते झगड़ते रहो, सॉफ्ट पावर मतलब कल्चरल और रिलीजियस ग्राउंड का आधार मानकर दोस्ती बढ़ाइए। ठीक है, जैसे आपका इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है उसको बुलाइए इंडिया में या फिर दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में, तो दैट एक प्रकार से बॉन्डिंग बढ़े। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद टेररिज्म। टेररिज्म एक मुद्दा रहता है, हमने क्या क्या मुद्दा देखा, एक वाटर डिस्प्यूट का मुद्दा है, एक बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा है, एक टेररिज्म का मुद्दा है, और एक ये आपका जो हमने देखा कौन सा मुद्दा है, हाँ राइजिंग चाइनीज फुटप्रिंट। तो ये सब जो उथल पुथल है हमारे साउथ एशिया रीजन में चल रहा है। ठीक है, ये सब हमने देखा। तो टेररिज्म में क्या हो रहा है, एक तो ये कि टेररिज्म के मामले में आप देखोगे तो एक पाकिस्तान ही है जो टेररिज्म को पनाह देता है। खासकर अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में प्रमोट किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में तो ये सब एविडेंस देखने को मिलते ही है ना, हर बार हर साल ये आपका टेररिस्ट अटैक हमें देखने को मिलता है।
जिसका जवाब हमारे मिलिट्री देते हैं। उसके बाद देख लो, तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म बाय पाकिस्तान और ISI का प्रेजेंस मालदीव्स में, श्रीलंका में और इंडिया में भी देखने को मिलता है। जैसे आपका ईस्टर बॉम्बिंग अटैक श्रीलंका में, अब जाहिर सी बात है इतना नज़दीक देश है, यहाँ पर हो सकता है, तो फिर भारत का भी तो खतरा है ना। एलोंग विथ पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एलोंग द बॉर्डर्स, इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट वही है, ट्रस्ट डेफिसिट, पुअर रीजनल इंटीग्रेशन रहेगा। अगर ये सब मुद्दे, टेररिज्म के मुद्दे खत्म नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है रीजनल इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? ट्रस्ट डेफिसिट बनी रहेगी, लो लेवल ऑफ ट्रेड रहेगा, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कम रहेगा, फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉर की वैसा न्यूक्लियर अटैक करवा देंगे अगर ज़्यादा थ्रेट बढ़ा तो। इम्पैक्ट ऑन इंडियाज ग्लोबल इमेज, वे फॉरवर्ड वही एसआर को रिवाइव करिए, स्ट्रिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंटेलिजेंस शेयरिंग होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस के बीच, ताकि टेररिस्ट को हम ट्रैक कर सके। साथ ही साथ जो SGO का जो मैकेनिज्म है एक RATS यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसको मजबूत करिए ताकि ये जो है टेररिस्ट इवेंट सबको डील कर सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि टेररिज्म डिफाइंड ही नहीं है कोई भी कन्वेंशन में, ठीक है। क्यों डिफाइन नहीं है? बिकॉज डिफरेंट नेशंस टेररिज्म को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। जो भारत के लिए टेररिस्ट होगा वो पाकिस्तान के लिए फ्रीडम फाइटर हो सकता है, समझ में आया? ये सब बातें। इसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक रहता है, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जैसे आपका सार्क ले लो, बिम्स्टेक ले लो, ये सब क्या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा पर्सपेक्टिव बनाने के लिए कि इंपॉर्टेंस क्या है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी आपके नेशंस है ये सब एक साथ आएंगे, तो जो भी रीजन में इशू चल रही है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ या फिर टेररिज्म के रिलेटेड इशू, तो इन सब मुद्दे को डिस्कस किया जा सकता है और डिस्प्यूट्स भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो रीजनल कॉपरेशन होगा। लेट्स से कि अब बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल ये जो नेशंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस प्रकार से जो ये बिम्स्टेक के कंट्रीज हैं वो अपने आप में ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड फ्लरिश कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो रीजनल इंटीग्रेशन होगा, पीस प्रॉस्पेरिटी होगी, कॉमन पॉलिसी ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स एलोंग विथ रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, यानी कि सब मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो सकता है इंडियन ओशन में ताकि बाहरी थ्रेट ना हो इंडियन ओशन में टू ऑल दीज नेबरिंग कंट्रीज। और इंडिया जो है मदद भी करता है कैपेसिटी बिल्डिंग करने में सार्क के माध्यम से, या फिर जो आपका विजन था भारत का सागर एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, जिसके तहत भारत जो है सिक्योरिटी इंश्योर करता है नेबरिंग कंट्रीज का भी। वे फॉरवर्ड वही है, लेवरेजिंग फ्रॉम आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि इनसे सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज आसियान जो है वो ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, तो ये सब जो है इंटीग्रेटेड है और कॉमन वॉइस में अपने इंटरेस्ट को रखते हैं। इसके बाद अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दीजिए, अगर सार्क इफेक्टिव नहीं है तो सार्क माइनस पाक कर दीजिए या बिमटेक कर दीजिए। इसके बाद लीडरशिप बाय इंडिया, यानी कि भारत जो है लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में लाइक बिम्स्टेक, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग कंसेंसस टू नेबर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करें नेबर्स को, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर सब में कॉपरेशन हो। ये सब बातें हैं, तो ये सब हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब क्या कि भाई साहब जब हम इंटरनेशनल रिलेशन डील करेंगे तो सबसे पहले हमारा नेबरहुड आएगा, है ना। और क्यों आएगा? बिकॉज नेबरहुड में अगर पीस प्रॉस्पेरिटी रहती है तो भारत में भी पीस प्रॉस्पेरिटी रहेगी। वही बात है। तो नेबरहुड फर्स्ट का मतलब क्या है? म्यूचुअली बेनिफिशियल पीपल ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क तैयार करो ताकि स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंगेज करो नेबरिंग कंट्रीज के साथ बेस्ड ऑन नॉन रेसिप्रोकल आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच। नॉन रेसिप्रोकल ध्यान रखिएगा। 4 पिलर्स है इसके। एक तो ये है कि डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल प्रायोरिटी किसको दिया जाए? नेबरहुड को दिया जाए। साथ ही साथ डेवलपमेंट में समर्थन किया जाए, सपोर्ट किया जाए इन कंट्रीज को। साथ ही साथ ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन हो, बिकॉज विदाउट ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कोई काम की नहीं रहेगी, ठीक है। बिकॉज ट्रेड सब ही नहीं हो पाएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ही नहीं बन पाएंगे। प्रमोट इंडिया लेड रीजनलिज्म। प्रमोट इंडिया लेड रीजनलिज्म मतलब क्या? रीजनलिज्म का क्लास हमने लिया है, उसको आप देख सकते हो। यानी कि रीजनलिज्म मतलब जो भी आपके साउथ एशियन कंट्रीज है उसको एक रीजन के रूप में देखिए और कॉमन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है।
तो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इस पॉलिसी का? तो एक तो इंडिया का मुनरो डॉक्ट्रिन। इंडिया का मुनरो डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि जो इंडिया का एक लंबे समय से इमेज बन रखा था बिग ब्रदर का, ये हमने आपको बताया था, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज जो भी नेबरिंग कंट्रीज है वो नहीं चाहते कि हम जो है बिग ब्रदर वाले पॉलिसी पर फोकस करें, हम इक्वल पार्टनर के रूप में रहें, है ना। तो नेबरिंग कंट्रीज भी पार्टनरशिप के आधार पर रिलेशंस चाहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जाहिर सी बात है नॉन रेसिप्रोकल कंसल्टेटिव कोऑपरेटिव डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जाए नेबर्स को, ना कि बिग ब्रदर के अप्रोच से। उसी प्रकार सब रीजनल कॉपरेशंस बनाई जाए बिम्स्टेक के अंतर्गत। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? तो एक है आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आता है, जैसे आपका कोई डिजास्टर आ गया या फिर कोविड-19 पैंडेमिक को ही देख लो, तो इन देशों को असिस्टेंट किया जाएगा। तो उसके लिए देख लो एक फंड था सार्क असिस्टेंट फंड, इसके माध्यम से कोविड पैंडेमिक को डील करने का स्टेप लिया गया। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है अंडर ऑपरेशन संजीवनी, या फिर जो आपका मालदीव्स को मदद किया गया ड्यूरिंग वाटर क्राइसिस, ये सब याद रखिएगा। मालदीव्स को मदद किया गया ड्यूरिंग वाटर क्राइसिस, और कोविड-19 के दौरान सार्क असिस्टेंट फंड बनाया गया था टू डील विद द कोविड-19 पेंडेमिक। साथ ही साथ जो आपका वैक्सीन सप्लाई की गई थी नेबरहुड फर्स्ट को, ये सब भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, उसके बाद देख लो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बूस्ट होगी, बिकॉज अगर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर फोकस करेंगे तो कनेक्टिविटी बूस्ट होगी हमारे रीजनल नेशंस के बीच। प्रोजेक्ट लाइक सागरमाला, ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन मालदीव्स, BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, एलोंग विथ कालादान मल्टी मॉडल रिवर प्रोजेक्ट है ये, जिसके तहत रिवर कनेक्टिविटी इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है। तो इन सब के क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ट्रेड बढ़ेगा। उसके बाद मेरी टाइम सिक्योरिटी, भारत जो है उन्होंने एज्यूम किया है द रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कि भाई साहब ये जो नेबरिंग स्टेशन इनको सिक्योरिटी हम देंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने विजन ऑफ सागर भी दिया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, कि हम सब एक साथ ग्रो करेंगे और सिक्योरिटी भी इंश्योर करेंगे। साथ ही साथ डेवलपमेंटल असिस्टेंस भारत देता है इन नेबरिंग कंट्रीज को। तो चैलेंजेस क्या है, वही है कि भाई साहब ये सब तो ठीक बात है, लेकिन चाइना फैक्टर आ गया है, चाइना का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। ये हमने जो देखा, इतने सारे प्रेजेंस चाइनीज के इंडियन ओशन में या फिर नेबरिंग स्टेट्स में, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन के टर्म में हो, चाहे वो आपका मिलिट्री बेस के इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, ठीक है, या फिर बॉर्डर एंड रिवर डिस्प्यूट्स भी एक चैलेंज ही है, जिसके कारण जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बन नहीं पाती। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, फेलियर ऑफ सार्क है, एक्सट्रीमिस्ट ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट याद रखिएगा, बिकॉज हम लोगों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब सॉफ्ट पावर बिल्टअप करिए। सॉफ्ट पावर वही बात है, मैंने आपको बताया, जैसे करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे थे, एक स्टेप था सॉफ्ट पावर की तरफ टू इम्प्रूव द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। उसके बाद रीस्टोरेजाइजिंग नेशनल फॉरेन पॉलिसी, फिर से आपको नेशनल फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया जा चाहिए ताकि इसको डाइवर्स बनाया जाए। मल्टीपल पावर्स पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, मल्टीरिज्म पर ज़्यादा प्रमोट करें, along with reviving the SARC, along with कनेक्टिविटी प्रमोट करिए। कनेक्टिविटी क्या हो, ये सब जो प्रोजेक्ट हमने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखा उसका फास्टर कंप्लीशन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, चाइना फ़ायदा उठा लेगा, जैसे कालादान अटका हुआ है, ठीक है। और भी दूसरे देश के साथ कनेक्टिविटी प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे जापान हो गया, US हो गया, जब है। तो कंक्लूज़न वही है कि जिस प्रकार से हमारे फॉर्मल PM अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, वी कैन चेंज हिस्ट्री बट नॉट ज्योग्राफी, ये अच्छा पॉइंट है, आप थोड़ा सा सोचिएगा। वी कैन चेंज हिस्ट्री बट नॉट ज्योग्राफी, क्यों? बिकॉज भारत का जो लोकेशन है वो तो वहीं पर है, उड़ के तो कहीं जाएगा नहीं कि भाई साहब आज यहाँ है तो कल जो है यानी कि अमेरिका के बगल में शिफ्ट हो जाए। हालांकि ज्योग्राफी में ये पॉसिबल है, लेकिन इतनी कम समय में तो नहीं, लेट से। तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफी तो चेंज नहीं कर सकते, ज्योग्राफी जहाँ पर इंडिया का लोकेशन है या फिर नेबरिंग कंट्रीज का लोकेशन वो तो है, लेकिन हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। कैसे? पहले हमारे रिलेशन पड़ोसी देश के साथ ठीक नहीं थे, लेकिन अब तो ठीक हो सकते हैं, इसमें सुधार तो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वी कैन चेंज आवर नेबर्स बट नॉट आवर नेबर्स, वी कैन चेंज आवर नेबर्स बट नॉट आवर नेबर्स, मतलब क्या है, नेबर्स को नहीं बदल सकते, लेकिन नेबरहुड के साथ जो रिलेशन है उसको तो बदल सकते हैं ना। उसके साथ हम पॉजिटिव डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स डिस्कस करें, पीस एंड स्टेबल रिलेशन बनाए विद नेबर्स एंड वर्क फॉर क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी कम्युनिटी इन साउथ एशिया बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट याद रखिएगा।
तो ये बात है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, लंबा चौड़ा लेक्चर चला किया, होप आपको पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, जहाँ से हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी अहम क्लास होने वाली है ये, तो प्लीज़ डोंट मिस। एंड जाहिर सी बात है, रिवीजन करते रहिए, ओरिएंट क्लास जरूर देखिएगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। शेयर करना ना भूले। थैंक यू।